नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ढलेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर इस बार भी पंचायत चुनावों में अपना भाग्य नहीं आजमा पाएगी, क्योंकि राज्य की आशा वर्कर को प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत व शहरी निकाय चुनावों में हिस्सा लेने से, चुनाव लड़ने से पूरी तरह से रोक लगा दी और कहा है कि प्रदेश की आशा वर्कर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगी। जाहिर है कि राज्य की आशा वर्कर ने ये मांग रखी थी कि उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और इसके लिए सरकार भी उन्हें अनुमति प्रदान करे। इसी मामले को लेकर जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि आशा वर्कर पंचायत या शहरी निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकती। आशा वर्कर का कहना था कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त वेतन व मानदेय नहीं दे रही और बिना वेतन के मामूली ऑनरेरियम देकर उनसे दिन रात सेवाएं ली जा रही हैं। ऐसे में उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए ताकि निर्वाचित होने के बाद आशा वर्कर राज्य की लोगों की पूरी तरह से सेवाएं कर सकें। इधर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर लाए गए बिल को हाई कोर्ट में झटका मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने कानूनी पहलुओं पर मंथन शुरू कर दिया है। सुक्खू सरकार ने वर्ष 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में भर्ती हुए अनुबंध कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को न देने के लिए विशेष कानून पारित किया था। हाई कोर्ट ने इस बिल को निरस्त कर दिया है। इस कारण प्रदेश के कर्मचारियों को अब अनुबंध काल से वरिष्ठता तथा सभी वित्तीय लाभ देने होंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुक्खू सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट से कानूनी राय मांगी है। पुख्ता सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अब दो विकल्प हैं। या तो 2003 के बाद अनुबंध सेवाओं में भर्ती किए गए राज्य के तमाम कर्मचारियों को उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनकी वरिष्ठता का लाभ दिया जाए और उन्हें तमाम वित्तीय लाभ दिए जाएं, या फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। पुख्ता सूचना के अनुसार सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा है और उन्हें कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से चुनौती दी जा सकती है, इसके लिए मसौदा तैयार किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राज्य के कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में पहले ही आदेश पारित कर चुका है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो अनुबंध पे रखा गया या किसी भी सूरत पे रखा गया है, अगर उस पद के लिए पोस्ट एडवर्टाइज की गई है और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत कर्मचारी को सरकारी सेवाओं में एंटर किया गया है, तो उसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का लाभ भी देना पड़ेगा और तमाम वित्तीय लाभ भी देना पड़ेगा। एक नहीं अनेकों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्मचारी को आपने चाहे अनुबंध पे रखा, रेगुलर रखा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है जिस पद के खिलाफ उसे भर्ती किया गया है, क्या वो एडवर्टाइज किया गया है और क्या वो भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत था। अगर था तो उसे तमाम वित्तीय लाभ भी दीजिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आप उस कर्मचारी को वरिष्ठता का लाभ भी दीजिए। अब देखना है कि अगर राज्य सरकार जिस प्रकार से उधेड़-बुन शुरू हो गई है, लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा और ब्रीफ में यह कहा गया कि इस पे देखना कि सुप्रीम कोर्ट में यह कैसे पिटीशन की जा सकती है। अब रोचक देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या यह बिल टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में आदेश पारित कर चुका है कि कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ और वरिष्ठता का लाभ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना पड़ेगा। चूंकि अब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपने 15% लंबित डीए की मांग को लेकर भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और राज्य हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा है। अब देखना है कि वित्त विभाग इस पर क्या जवाब रखता है, क्योंकि पंजाब सरकार में सिमिलर केस इस प्रकार का हो चुका है और पंजाब के हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि राज्य के कर्मचारियों को उनका हक, उनका लंबित डीए देना पड़ेगा। वहां पर भी यह कहा गया था कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तो दे देंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि जो कर्मचारियों का हक बनता है वह देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तिथि तय कर दी है। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला सभी संकायों के परिणाम 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए 10 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। हर कमेटी में 5 मेंबर रखे गए हैं। डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। 5 मई को डायरेक्टरेट में प्रिंसिपल को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।
मेरिट में 330 प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं, जिसमें 147 को नियुक्ति दी जाएगी, उनके पदों को भरा जाएगा। इसके बाद अलग अलग टीजीटी, जेबीटी, सीएंडपी शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए शिमला के 9 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें लालपानी, घनाटी, पोर्टमोर, फागली, समर हिल, सोगी, लक्कड़ बाजार, संजोली स्कूल शामिल हैं। प्रदेश भर में इन स्कूलों के 6000 से ज्यादा शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शास्त्री भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रवीण कुमार बान्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि न्यायालय पहले ही 30 दिसंबर 2024 को एक अन्य मामले में 11 अक्टूबर 2023 के संबंधित परिपत्र को रद्द कर चुका है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा उसी परिपत्र के आधार पर 25 अप्रैल 2026 को परिणाम घोषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, जिसका नतीजा देश में महंगाई का तड़का लगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक महंगाई को रोके रखा गया, मगर अब एक साथ कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के रेस्तरां व ढाबे संचालकों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा और टूरिस्ट सीजन में दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्दी ही देश में पेट्रोल व डीजल के दाम भी बढ़ाए जाने की तैयारियों में केंद्र सरकार है। हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में नॉमिनेशन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। सभी दावेदारों को दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल कर दिया। बीते 2 दिन के दौरान 553 कुल कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया है। अब ये तीसरे दिन संख्या 800 से पार जा सकती है। उधर मंडी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। वार्ड नंबर 1 खलियार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के भतीजे प्रवीण कुमार को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। इस फैसले के बाद पार्टी की 4 बार की पार्षद अलकनंदा हांडा ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया है कि शिमला से लेकर दिल्ली तक पार्टी के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यही वजह रही तो कांग्रेस के नामांकन के अंतिम दिन अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना पड़ा। अंत में पार्टी ने प्रवीण कुमार पर भरोसा जताया, जिसके बाद विवाद खुलकर सामने आया। उधर नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में इस बार मुकाबला राजनीतिक दलों की बजाय अब पारिवारिक रिश्तों के बीच होने से दिलचस्प हो गया है। नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 7 सचिवालय में इस बार देवरानी और जेठानी आपस में चुनावी रण में आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने सचिवालय बार से शिवानी भारद्वाज को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ही परिवार की आशु को टिकट थमाकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। मामा और बुआ की बहुएं होते हुए रिश्ते में ये दोनों महिला प्रत्याशी आपस में देवरानी जेठानी लगती हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त होड़ मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता सुबह रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टांग और आंखों की जांच करवाई। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल के चश्मे का नंबर बदला गया और टांग के एक्सरे किए गए। प्रारंभिक जांच के बाद वे चमियाना अस्पताल के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग में विस्तृत चेकअप करवाया। हिमाचल प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की फाइल एक बार फिर सचिवालय में चल पड़ी है। माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर अब फिर हलचल शुरू हो गई है। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की फाइल राज्य के कार्मिक विभाग को भेजी है। इस आधार पर विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा जुटाने और उनकी सेवा शर्तों की समीक्षा करने की प्रक्रिया को कार्मिक विभाग ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्थायी नीति में आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित कोटे के तहत कंसर्न डिपार्टमेंट में मर्ज करने या फिर एक मुफ्त लिखित परीक्षा के आधार पर डिपार्टमेंट में लाने के लिए कई विकल्प वहां पर रखने के लिए कहा गया है।
हालांकि पिछली सरकार में भी पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की लंबी कसरत चलती रही थी और ये कसरत चुनावी शंखनाद होने से ठीक पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक तक चलती रही। यानी कि राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों को जयराम सरकार में 3 साल तक ये कहा जाता रहा कि इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, इनके लिए स्थायी पॉलिसी लाई जाएगी। हालांकि जो बाहर बेरोजगार बैठा उन्होंने इनका विरोध भी किया कि आप बैकडोर एंट्री के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यूथ कर रहा उनका क्या होगा। लिहाजा अब करीब करीब चौथे साल में प्रवेश कर रही राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की फाइल यहां पर सरकाना शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने डीपी यानी शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर किसी भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएनपी नियमों में डीपी की बैच वाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्हें उचित तिथि से सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार कार्यालयों से उनका नाम लेकर नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं जैसे 152 कनिष्ठ को दिए गए हैं। हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण और भाई उमेश शर्मा को पुंखड में बंद स्टोन क्रशर से कथित अवैध खनन मामले में आज सेशन जज हमीरपुर की अदालत से जमानत मिल गई। बीते 15 अप्रैल को सीजीएम अदालत से दोनों को पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश शिमला ने पोक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में एक स्कूल प्रवक्ता को दोषी करार देते हुए 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 1 नवंबर 2024 को थाना सुन्नी में अभियोग संख्या 50/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता व पोक्सो अधिनियम की धारा 10 में दर्ज हुआ था, जो गंभीर प्रकार के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इस प्रकरण में सुन्नी के रहने वाले आरोपी प्रवक्ता जयप्रकाश को दोषी माना गया है। न्यायालय ने आरोपी को 6 साल की कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की जांच पुलिस टीम की ओर से विधि तरीके से की गई थी तथा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रभावी पैरवी के फल स्वरूप आरोपी को दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई। पूरे प्रकरण में पीड़ित की पहचान और गरिमा की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया, लेकिन ये पूरा मामला स्कूल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाला है और ये खबर उन प्रदेश के उन लोगों के लिए है, उन अध्यापकों के लिए है, उन प्राध्यापकों के लिए है जो स्कूल के बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण बनती है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे तो फिर अदालत आपको सीधे जेल भेजेगी। कानूनी प्रक्रिया में आपको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा परिसर में संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थान गहरे विवादों में आ गया है, जहां एसडीएम की जांच में इस संस्थान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। वहीं अब प्रशिक्षु नर्सों के परिजनों ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके बच्चे यहां पर पौष्टिक भोजन व अत्यधिक दबाव के कारण टीबी पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 17 बच्चों में टीबी पॉजिटिव का यहां पर खुलासा हुआ, जिसके बाद यह संस्थान पूरी तरह से विवादों में आ गया है। सोलन जिला के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के परिसर में स्थित डेयरी के पास बने लगभग 12 फीट ऊंचे जल भंडारण टैंक में डूबने से बीएससी ऑनर्स बागवानी के 4थे वर्ष के होनहार छात्र मंजीत जायसवाल की दुखद मौत हो गई। मृतक छात्र उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का रहने वाला था। वर्ष 2007 में बने इस टैंक का पानी सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मामले में ये जांच चल रही है कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, फिर ये हादसा हुआ है, कोई अनहोनी घटना है। उधर ऊना जिले से भी एक दुख समाचार सामने आया है, जहां पर 21 साल की युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना जखेड़ा गांव की है, जहां पर तमन्ना शर्मा पुत्री उमेश कुमार की संदिग्ध मौत हुई। ये खालसा कॉलेज अनंतपुर साई में बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा थी और इन दिनों छुट्टियों के कारण घर पर थी। प्रारंभिक तौर पर जहरीला पदार्थ सेवन की आशंका यहां पर जताई गई है। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के एक बस चालक को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद एचआरटीसी ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीती शाम सुजानपुर से हमीरपुर जा रही बस री के समीप
जा रही बस ने री के समीप एक कार को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक और बस ड्राइवर के बीच जबरदस्त बहस हो गई। इसके चलते ये मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि दरअसल ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मेडिकल जांच में अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने के बाद HRTC के चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। हमीरपुर जिला के मंडल नादौन में नाबालिग लड़कियों की शादी के 2 गंभीर मामले सामने आए। दोनों ही मामलों में लड़कियां गर्भवती पाई गई है। अस्पताल पहुंचने पर उनके नाबालिग होने का खुलासा हुआ। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार एक लड़की की उम्र 17 साल 8 महीने जबकि दूसरी बच्ची की उम्र महज 15 वर्ष दर्शाई गई है। अस्पताल प्रशासन ने नियमों के तहत फौरन इसकी सूचना पुलिस थाना नादौन को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार ने आज देश भर में मोबाइल फोन पर सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। इस दौरान लाखों यूजर्स के फोन पर अत्यंत गंभीर चेतावनी का मैसेज पहुंचा, जिससे कई लोग चौंक भी गए। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर मोबाइल धारकों के फोन पर इस तरह का अलर्ट आया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक टेस्ट मैसेज था और इसे प्राप्त करने पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इस नई स्वदेशी तकनीक के जरिए आपदा या किसी आपात स्थिति में नागरिकों को तुरंत सूचना देने का आगे के लिए प्रावधान किया जाएगा। सरकार का कहना है ये पहल नागरिकों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए अहम कदम होगा, जिससे भविष्य में किसी भी संकट के दौरान इस तरह का अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि लोग सतर्क हो जाएं। मौसम की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में कल से 7 मई तक बारिश का पूर्वानुमान रहेगा। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। 8 मई को कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार हैं, लेकिन 4 मई को राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। 3 व 5 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 मई को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में अंधड़ और ओलावृष्टि का जबरदस्त अलर्ट दिया गया है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।